हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विश्वजीत चटर्जी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंटेलिजिबल फिजिक्स, जिस पर मैं अपलोड करता हूं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड वीडियोस। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां पे हर फिजिक्स, हर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है कोहेसिव एनर्जी। इस टॉपिक को समझने से पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि हमारा सॉलिड एग्जिस्टेंस में किसके कारण रहता है। हमारे सॉलिड का अगर हम एग्जिस्टेंस के बारे में बात करें ना, तो सॉलिड का एग्जिस्टेंस दो तरह के फोर्स के कारण होता है। एक तो है हमारा अट्रैक्टिव फोर्स और दूसरा होता है हमारा रिपल्सिव फोर्स। अब अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब क्या? जैसे कि हमारा जो सॉलिड का एटम्स है वो एक दूसरे से बहुत टाइटली पैक्ड रहता है। अब ये टाइटली पैक्ड होने के कारण ये होता ये है कि आप बाहर से जितने भी हमारे एटम्स है वो एक दूसरे से अट्रैक्ट करके एक सॉलिड फॉर्म बनाया है, जिसके कारण हमारा सॉलिड एग्जिस्टेंस में आया है। यहां पे फोर्स हमारा अट्रैक्टिव फोर्स होगा। लेकिन अगर यही एटम को अगर हम बहुत ज्यादा एक पार्टिकुलर डिस्टेंस से और भी कम दूरी में और नजदीक लाने का कोशिश करेंगे, तो ये क्या करेगा? ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। कहने का मतलब कि आप किसी भी सॉलिड को अगर आप दबाते हैं तो वो दबता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक लार्ज एक्सटर्नल प्रेशर चाहिए उसको दबाने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां सॉलिड का जो एटम है उसको जितना दूरी तक रहना था उतने दूरी तक उसका एटम्स आ चुका है। अब इसके करीब अगर हम लाने का कोशिश करेंगे तो वो एक दूसरे को क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। रिपेल करने का मतलब ये हुआ कि एटम्स एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, तभी तो हम किसी भी सॉलिड को दबा नहीं सकते हैं। अगर दबा कब सकते हैं? अगर हमेशा अट्रैक्ट ही करता तो उसको दबाते जाते वो और अंदर धंसता जाता। ऐसा तो नहीं होता है ना। यहां पे क्या होता है कि अट्रैक्टिव फोर्स के साथ साथ हमारा रिपल्सिव फोर्स भी काम करता है। अगर हम एक एग्जांपल के बारे में बात करें तो जैसे कि हमारा जो सॉलिड है उसमें जो दो एटम्स है उनका जो बॉन्डिंग इस तरह से होता है जैसे कि दो एटम्स को एक स्प्रिंग ने बांध के रखा हो। अगर उन दोनों एटम्स को काफी दूर रखा जाए तो वो अपने आप को अट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा। यही बोला जाता है कोहेसिव एनर्जी में भी कि इंफिनिटी से एक पार्टिकुलर डिस्टेंस तक एक एटम को लाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी हमारा वो जो फोर्स होगा वो हमारा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और इस एनर्जी को भी हम लोग कोहेसिव एनर्जी कहते हैं। लेकिन अगर यहां पे जो एटम है जो कि दो एक स्प्रिंग के साथ दोनों एटम अटैच्ड है, इनको अगर हद से ज्यादा दबाने का कोशिश करोगे, अब स्प्रिंग को दबाओगे तो क्या करेगा? वो अपने आप को रिपेल कराने का कोशिश करेगा। तो वो क्या होगा? वो अपने आप को एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जिस कारण से कारण यही है रिपल्सिव फोर्स, जिसके कारण हमारा जो कोई भी सॉलिड है वो दबता नहीं है, वो ठोस बना हुआ रहता है। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हमारा जो सॉलिड है उसका जो एटम्स है वो एक स्प्रिंग के जैसा, एटम्स के बीच का जो कनेक्शन है वो एक स्प्रिंग के जैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे सॉलिड के एग्जिस्टेंस के बारे में हम अगर बात करते हैं तो दो तरह का फोर्स काम किया। एक तो अट्रैक्टिव फोर्स जिसके कारण हमारा मॉलिक्यूल्स एक साथ इकट्ठा रह रहा है, जिसका एटम्स को हम इंफिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लेके आए हैं, और दूसरा रिपल्सिव फोर्स जिसके कारण हमारा जो ठोस पदार्थ है जो हमारा सॉलिड है वो और ज्यादा नहीं दब रहा है। ठीक है, उसके हर एक एटम्स को, उसका जो हर एक एटम है एक दूसरे को क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है, जिस कारण से वो सॉलिड पदार्थ अपने जगह पे बना हुआ है। एक ऐसा डिस्टेंस होगा जहां पे अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उसके बारे में आगे हम लोग कोहेसिव एनर्जी का डेरिवेशन में बात करेंगे। तो आगे हम लोग एक ग्राफ देख लेते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने फोर्स के बारे में बात किया, तो यहां पे ये जो हम एनर्जी मतलब कि पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, ये हमारा अट्रैक्टिव फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव पोटेंशियल है। अट्रैक्टिव फोर्स में हमेशा क्या होगा? नेगेटिव पोटेंशियल। और हमारा रिपल्सिव फोर्स में हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव पोटेंशियल। ये डॉटेड लाइन बता रहा है हमारा रिपल्सिव फोर्स को, और हमारा ये जो नीचे वाला जो लाइन देख रहे हैं ये हमारा अट्रैक्टिव फोर्स को बता रहा है। ये हम एक साथ कंबाइंड फॉर्म में ऐसा बनाए तो ये ऐसा दिखेगा। यहां पे पॉजिटिव पार्ट है। अब एक पार्टिकुलर डिस्टेंस है जिसको हम लोग वी आर नॉट कहते हैं। इस डिस्टेंस पे हमारा अट्रैक्टिव फोर्स
और रिपल्सिव फोर्स हमारा सेम हो जाता है, मतलब कि नेट फोर्स इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे किसी भी सॉलिड का जो एटम्स है उस जगह पे फोर्स, उसका नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये जो हमारा पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच के जो ग्राफ है ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमारा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा पोटेंशियल को, ये पॉजिटिव पोटेंशियल, और इधर हमारा चला गया नेगेटिव पोटेंशियल। तो ऊपर से आने वाला जो हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल है वो रिपल्सिव के लिए हुआ, और जो हमारा नीचे का जो पोटेंशियल है वो हमारा किसके लिए हो गया, अट्रैक्टिव फोर्स के लिए हो गया। तो अट्रैक्टिव फोर्स के लिए हमारा पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। कहने का मतलब यहां पे कुछ चीजों को और भी हम बारीकी से समझ सकते हैं। तो जैसे कि अगर हमारा अट्रैक्टिव पोटेंशियल भी ए है तो दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा मतलब कि यहां पे साइन तो नेगेटिव लगेगा ही, क्योंकि ये अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव पोटेंशियल का जो हमारा वैल्यू होगा -1 डिवाइडेड बाई r⁻m लिख सकते हैं। अब बात यह है कि जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस के साथ किस तरह से वैरी कर रहा है ये तो हमको नहीं पता है ना। ये डिस्टेंस का mth पावर के साथ वैरी कर रहा हो, ठीक है। और जो हमारा रिपल्सिव पोटेंशियल होगा वो हो सकता है वो 1/r⁻nth पावर के साथ हमारा ये कर रहा होगा। अब बात ये है, यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे अट्रैक्टिव पोटेंशियल के केस में हम नेगेटिव साइन बैठाए हैं और रिपल्सिव पोटेंशियल के केस में पॉजिटिव साइन। रिपल्सिव पोटेंशियल हमारा पॉजिटिव है इसीलिए यहां पे हम पॉजिटिव लिखे हैं, और जो हमारा अट्रैक्टिव पोटेंशियल है वो हमारा नेगेटिव है, जिसका आंसर हम लोग यहां पे नेगेटिव लिखे हैं। क्लियर ना। अब बात यह है कि r का पावर m क्यों लिखे हैं। अब ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये डिस्टेंस का कितने पावर के साथ वैरी कर रहा है ये तो हमको नहीं पता है, इसीलिए हम लोग यहां पे पावर m लिख दिए हैं। अब ये जो रिपल्सिव फोर्स, सेम उसी केस में रिपल्सिव फोर्स जो है वो r का कौन से पावर के साथ वैरी कर रहा है ये भी हमको नहीं पता, इसलिए n लिख दिए। अब ये m और n का वैल्यू हमारा डिपेंड करेगा। अब m का वैल्यू ज्यादा है कि n का वैल्यू ज्यादा है, रिपल्सिव हमारा ज्यादा होगा कि अट्रैक्टिव ज्यादा होगा, इसके बारे में बात करेंगे। ऑब्वियस ही बात है कि हमारा रिपल्सिव से ज्यादा अट्रैक्टिव ज्यादा होना होगा। अगर अट्रैक्टिव ज्यादा नहीं होगा, रिपल्सिव ज्यादा होगा, तब तो एटम एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। अब तो एटम का हर एक जो हमारा सॉलिड का हर एक एटम है वो तो छितरा जाएगा, इसीलिए रिपल्सिव के केस में पोटेंशियल कम ही होना है। ठीक है, रिपल्सिव केस में पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। पोटेंशियल कम होने के लिए n का वैल्यू ज्यादा होना होगा, तो n विल बी ग्रेटर देन m होगा। ठीक है, और अट्रैक्टिव का जो बात है, अट्रैक्टिव का वैल्यू हमेशा ज्यादा होना होगा ना। पोटेंशियल, अट्रैक्टिव पोटेंशियल को हमेशा ज्यादा होना होगा। क्यों ज्यादा होना होगा, अगर हमारा अट्रैक्टिव पोटेंशियल ज्यादा नहीं होगा, रिपल्सिव ज्यादा होगा, तो हम क्या बोले कि एटम, सॉलिड का जो एटम्स है वो एक छितरा जाएगा, दूर चला जाएगा, रिपेल कर जाएगा, मतलब दूर चला जाएगा। इसलिए अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, रिपल्सिव फोर्स भी होना है लेकिन अट्रैक्टिव से ज्यादा नहीं। बात समझ रहे ना। अब वहां पे बहुत ज्यादा दबाया जाएगा तो रिपल्सिव फोर्स एक पार्टिकुलर डिस्टेंस के बाद एग्जिस्टेंस में आता है, कि दो एटम का एक पार्टिकुलर डिस्टेंस है, जैसे कि R0 से इसको और कम दूरी पे लेके जाओगे तब ये अपने एग्जिस्टेंस में आएगा। ठीक है, तब ये जाकर के अपने एग्जिस्टेंस में आता है। क्लियर है ना। अदरवाइज इसका वैल्यू बहुत कम रहेगा। अदरवाइज अब इससे नीचे जाओगे, इसका वैल्यू R0 से नीचे जाओगे तो इसका अट्रैक्टिव वैल्यू क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन हम लोग अगले क्लास में करेंगे। उससे पहले कोहेसिव एनर्जी का डेफिनेशन, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो एक बार देख लेते हैं। कोहेसिव एनर्जी का जो हमारा डेफिनेशन है वो कहता है कि द कोहेसिव एनर्जी ऑफ अ सॉलिड इज डिफाइंड एज द एनर्जी will be given out in the process of formation of crystal by bringing neutral atoms from infinity to the position of equilibrium separation। एक पार्टिकुलर जो सेपरेशन होगा एटम के बीच का, उस डिस्टेंस तक एटम को, न्यूट्रल एटम को एक इंफिनिटी से लेकर के उस डिस्टेंस तक लाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोहेसिव एनर्जी कहते हैं। किसी भी सॉलिड का जो कोहेसिव एनर्जी होता है ना, वो एनर्जी होता है। ठीक ना, उस समय मतलब क्रिस्टल का फॉर्मेशन में वो गिवन आउट करना पड़ता है। द एनर्जी विल बी गिवन आउट इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल बाय ब्रिंगिंग न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम को कहां से लाना है, ठीक है, इन्फिनिटी से इक्विलिब्रियम सेपरेशन तक लाने के लिए। इक्विलिब्रियम सेपरेशन का मतलब दो एटम के बीच का जो वो दूरी, ये जो R0 डिस्टेंस है, R0 डिस्टेंस तक लाने का जो दूरी होगा ना, उसको हम लोग इक्विलिब्रियम सेपरेशन कहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको कोहेसिव एनर्जी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगले क्लास में कोहेसिव एनर्जी का हम लोग कंप्लीट डेरिवेशन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।